तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले जिस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इज लीगल और इलीगल। पहले इस मुद्दे को एक बार पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमारे बीच में खड़ा रहता है, ये आता है कभी कभी कि डायरेक्ट सेलिंग लीगल है या इलीगल है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इज 100% लीगली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस मॉडल इन आवर कंट्री। डायरेक्ट सेलिंग को पूरे तरीके से, इसमें 0% का भी कोई शक संदेह नहीं रह गया है कि इसको हमारे कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर एक लीगल बिजनेस के तौर पे इसको करार दिया गया है। इस बिजनेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया, यानी जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया। ओके, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर कई सारे नियम बनाए गए, कई सारे रूल्स बनाए गए, और ये बनाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे प्रत्यक्ष रूप से सामने ये साबित किया या ये बोल दिया ये बिजनेस पूरे तरीके से लीगल है। अगर आप इन पैरामीटर्स को मांग के अगर काम कर रहे हैं अगर, तो कुछ भी इसमें इलीगल नहीं है। आप पूरा सिर ऊंचा करके काम कर सकते हैं मार्केट में। ओके, नेक्स्ट, अब इसको साबित करने के लिए 5 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, आप भी मार्केट में जाके बेसिकली ये 5 पॉइंट आप लोग साबित कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और फिर इस पे एक एक करके हम डीपली बात करेंगे। इन्हीं 5 पॉइंट को लेकर हम लोग विस्तार से आज पूरा चर्चा करेंगे। पहले ऐसे कौन से 5 पॉइंट है जो मार्केट के अंदर जाके आप लोगों को बता पाएंगे इस बिजनेस को लीगल प्रूफ करने के लिए, इसकी लीगलिटी को जो पॉइंट प्रूफ करते हैं, सबसे पहले उसको जान लीजिए। पहला पॉइंट जो जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि 2016 में ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को रिकॉग्नाइज किया, और दिसंबर 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को नोटिफाई किया गया। ओके, सबसे पहली बात तो इसका गाइडलाइन लाया गया था 2016 में पहली बार। तो 2016 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन लाके, इसके पहले इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, कुछ इसका अता पता नहीं था। तो उस समय तक ये बहुत बड़ा संदेह बना हुआ था कि गवर्नमेंट का इस पे कोई झुकाव था ही नहीं, कोई इसको लेकर क्लेम ही नहीं था, कोई इसको लेकर कोई स्टेप ही नहीं था। लेकिन 2016 में जब पहली बार गाइडलाइन लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा इस इंडस्ट्री को लेकर, इट मींस उस समय ये बात क्लियर कर दिया गया ये इंडस्ट्री लीगल है और इसको हम लीगल प्रमाणित कर रहे हैं। और जब 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर इसको लेकर रूल्स बनाया गया, ध्यान रखिएगा, गाइडलाइन अलग होता है, रूल्स अलग होता है। गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि मैंने आपको एक रोड मैप दिया, आप इसको फॉलो करिए। अब कुछ उसको फॉलो कर रहे थे, कुछ उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। ओके, लेकिन जब ये रूल बन गया, इसका मतलब आपको इनको फॉलो करना करना अब बाध्यता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, उस रूल को ब्रेक करते हैं, तो गवर्नमेंट आप पे इसके लिए एक्शन लेने के लिए भी पूरे तरीके से सक्षम है। तो गाइडलाइन अलग होता है, रूल्स अलग होता है। 2016 में गाइडलाइन लाया गया था इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन 2021 में इस इंडस्ट्री के बारे में पूरे रूल्स तैयार करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए। ओके, तो ये बात समझ में आ गया। तो जब गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब अब ये पूरे तरीके से लीगल हो गया बिजनेस। सेकंड पॉइंट, मेक ए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क एंड क्लियरली मेंशन ऑल ऑफ देम। एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया गया और उन सभी को स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया गया। ओके, एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि आप इस पैरामीटर पे अगर चलते हो तो आप एक लीगल कंपनी की तरह मार्केट में काम कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। आप आराम से पूरा बिजनेस मॉड्यूल को हर जगह पे आप प्रमोट करिए अपना। ओके, पूरा बिजनेस आराम से खुल के करिए आप लोग। तो इसको लेकर एक कानूनी ढांचा तैयार करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दिया, और उसको स्पष्ट रूप से अपने ड्राफ्ट के माध्यम से, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ना, करीब 100 पन्ने के ऊपर का एक ड्राफ्ट था, उसमें सारे चीजों को क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंशन किया वहां पे। अब इसको लेके मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। वैसे तो कई सारे इसमें पॉइंट है, सबको लेकर चर्चा करेंगे, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 10 पॉइंट आपको उन्हीं ड्राफ्ट में से आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा आगे आने वाले सेशन में, जिससे मैं क्लियर करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन रूल्स में किन किन बातों का जिक्र किया है जो हमें मानना अनिवार्य है। अगर खुद हम एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या लीडर्स हैं, जो भी अपने आप को मानते हैं, तो वो पॉइंट सिर्फ कंपनियों को मानना है ऐसा नहीं है। कंपनियों के लिए भी वो पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी वो पॉइंट है, दोनों को उन पॉइंट्स को मान के काम करना पड़ेगा। ओके, तो इसको लेके आगे हम अभी बात करेंगे पूरे डिटेल्स में। तीसरा पॉइंट, मेक ए डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड पिरामिड स्कीम। गवर्नमेंट ने एक ऐसा अप्रोच लिया जिससे कि जो पिरामिड स्कीम होते हैं उसको पूरे तरीके से अलग कर दिया गया डायरेक्ट सेलिंग से। अब इसके बीच का जो अंतर है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बस मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं क्यों ये बिजनेस जो है लीगल हो चुका है भारत में, जो कि पहले इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा था।
ओके, तो डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम के बीच में एक क्लियर अंतर को स्पष्ट किया गया और उस अंतर में साफ साफ कहा गया कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं सही मायने में, तब तो आप लीगल है। अगर आप पिरामिड स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं देन यू आर डूइंग इलीगल बिजनेस। अगर आप पिरामिड स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं इसका मतलब इलीगल काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट आप पे एक्शन ले सकती है कभी भी। ओके, तो इन दोनों का स्पष्टीकरण किया गया 2021 के नियम के आने के बाद। इसको हम आगे चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, मॉनिटरिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, बहुत सारी राज्य सरकारें भी इस इंडस्ट्री के ऊपर जो है नजर बनाए रखती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ सेंट्रल लॉ तक सीमित नहीं है, बल्कि मिजोरम, गोवा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और भी कई सारे राज्यों ने अपने नियम और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को डायरेक्ट सेलिंग के लिए तैयार किया है। यानी उन राज्यों के अंदर भी आपको अगर बिजनेस करना है तो उनके कुछ नियम हैं जो उन्होंने राज्य सरकार ने बना के रखा है, आपको उनको मानना पड़ेगा। प्लस कुछ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है कि हम आपकी इस तरह से नजर रखेंगे, वो लोग उसको उस तरह से मॉनिटरिंग भी करती है। अगर हमारे राज्य में आके आप अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो सोचिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको केंद्र सरकार भी मानती है और जिस राज्य की वहां की सरकार है उसने भी मान्यता दिया हुआ है, तो उस मॉडल को हम कैसे कह सकते हैं कि ये इलीगल है मार्केट में। आप पे खुद एक क्वेश्चन होना चाहिए और इसका जवाब खुद सामने वाला आपको देगा कि बिल्कुल ये एक लीगल बिजनेस है, तभी जाके इस तरह सरकारें इसको सपोर्ट कर रही हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी आप सामने से उनको कह सकते हैं। और नंबर पांचवा पॉइंट जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद झुकना पड़ा था लोगों के आगे और इस इंडस्ट्री को मान्यता देना पड़ा था, और वो पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने में भी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान। इसको लेकर कई बार हमने मीटिंग में चर्चा की है कि लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलर इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। अभी सोच के देखिए, या तो पार्ट टाइम या तो फुल टाइम, इस इंडस्ट्री ने 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एक रोजगार का मौका दिया है। इस एम्प्लॉयमेंट की समस्या को, जो भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर हर सरकार को घेरा जाता है, कोई भी सरकार है, इस समस्या का समाधान करना किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है इस देश के अंदर। तो इस समस्या का समाधान में डायरेक्ट सेलिंग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और लोगों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक रोजगार का मौका देने का काम किया इस इंडस्ट्री ने, और भी 1 करोड़ से भी ज्यादा, कम बड़ी बात नहीं है ये। और 2023-24 में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर लगभग 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो इतना बड़ा एक जीडीपी के अंदर भी इस इंडस्ट्री का योगदान है और इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर हाल में इसको मान्यता देना ही था। ओके, तो इतने बड़ी इंडस्ट्री को, जो इतना बड़ा इंप्लॉयमेंट को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और साथ में देश की जीडीपी को बढ़ाने में इतना बड़ा योगदान दे रहा है, गवर्नमेंट इतनी पागल है कभी उस इंडस्ट्री को बैन करने के लिए सोचेगी या बैन करने जाएगी? बिल्कुल नहीं। ओके, सो ये चीज गवर्नमेंट को पता चला, जेन्युइन तरीके से टैक्स पे करना, जीएसटी पे करना, मॉनिटर अंडर बाय सीसीपीए, तो ये सारे चीजों को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर पूरे तरीके से इसको देखा, समझा, परखा और इंडस्ट्री को पूरे तरीके से लीगल साबित किया। तो ये 5 पॉइंट सबसे पहले मैंने आपको क्लियर किया। अब इन्हीं को विस्तार से पूरा हम लोग आगे बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगल करार दे दिया इस पूरे इंडस्ट्री को, लेकिन कब? जब आप हमारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए काम करेंगे तब आप लीगल हैं। अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में दूसरा कोई धंधा आप चला रहे हैं मार्केट में, फिर आप लीगल नहीं है, आप पे एक्शन लिया जा सकता है या लिया जाएगा। और कई सारी कंपनियों के अंदर लिया भी गया, इसके एक नहीं दर्जनों एग्जाम्पल मार्केट के अंदर है। ये एक समय वो कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, बहुत तेजी से चल रही थी, अचानक से गवर्नमेंट की नजर में आई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे तरीके से बिजनेस को ही पूरा समाप्त कर दिया, मॉडल को ही समाप्त कर दिया पूरा। ओके, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कुछ और ही वहां पे चल रहा था। एग्जांपल आपको बताने की जरूरत नहीं, जो एक्सपीरियंस लीडर है उन सबको इसके बारे में अच्छे से आइडिया होगा, अच्छे से आइडिया पता होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं। और हम लोग जिस संस्था का हाथ पकड़ के काम करें उसका नाम है वेलनेस समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या हमारी वेलनेस समृद्धि इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए काम कर रही है? तो आज की सेशन से पूरे तरीके से आपको पता चल जाएगा। हम लोग एक लीगल रास्ते पूरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लीगल रास्ते को पकड़े हुए, इन सारे पॉइंट्स को आज क्लियर करने का मौका आपके पास में है। सो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके उनको लेकर चर्चा करते हैं। सो 10 इंपॉर्टेंट रूल्स अंडर सीपीए, इसका मतलब अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इन 2021, यानी रूल्स बनाया गया था दिसंबर 2021 में और वो रूल्स बनाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को। ओके, सो भारत सरकार की जो
मिनिस्ट्री है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को गाइड करती है, उपभोक्ताओं को लेकर जो पूरा संरक्षण का काम करती है, उनके अधिकारों को पारित करती है, उसके अंडर में इस रूल्स को पारित किया गया था कि आपको इन चीजों को फॉलो करना है इस इंडस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि आपका भी काम कंज्यूमर्स को लेकर ही है, आप डायरेक्टली कंज्यूमर को जाके डील करते हैं, ओके, अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो उन नियमों को आपको पारित करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो 2016 में गवर्नमेंट ने बस गाइडलाइन घोषित किया था, लेकिन दिसंबर 2021 को कुछ जरूरी नियम बनाए गए जो सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अनिवार्य रूप से फॉलो करना होगा, और इनको फॉलो ना करने वाली कंपनियों पर गवर्नमेंट पूरे तरीके से एक्शन लेने के लिए सक्षम है। जब ये रूल्स बन गया तो रूल्स का मतलब ही होता है कि उसको ब्रेक करेंगे तो उसके लिए आपको पेनल्टी लगेगा, ओके। तो ये चीज है, जब तक गाइडलाइन था आपके पास ऑप्शन था, आप फॉलो करें ना करें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बहुत सारी कंपनियों ने नहीं भी किया, उसका मिसयूज किया रूल्स गाइडलाइन आने के बाद भी, लेकिन जब ये रूल्स बन गया इट मींस कि अब आपको इन चीजों को फॉलो करना अनिवार्य हो चुका है। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसमें कई सारी चीजों को मेंशन किया गया है, छोटी बड़ी बहुत सारी बातें हैं। तो हमारे लिए जो काम की चीजें हैं जिसको हमें जानना चाहिए वो पॉइंट मैं आपके लिए निकाल के लेकर आ जाया हूं, ओके। है इसमें बहुत सारे पॉइंट, तो हमें सबसे पहले उन चीजों को ध्यान में रख के काम करना है, राइट। सो एक एक करके उन पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं, चलिए। सो 10 इंपॉर्टेंट रूल्स अंडर सीपीए। सो सबसे पहला, नो इनकम कैन बी गिवन फ्रॉम ज्वाइनिंग और रिक्रूटमेंट, योर इनकम मस्ट बी फ्रॉम सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, नो रजिस्ट्रेशन फी कैन बी चार्ज फॉर ज्वाइनिंग। इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पूरे तरीके से समझने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। जिनको हिंदी नहीं पढ़ना आता इंग्लिश पढ़ के भी समझ सकते हैं, बाकी हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, ओके। तो सदस्यता लेने या भर्ती करने से कोई आय नहीं दी जा सकती, गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है अपने रूल्स के अंदर जो 2021 में गवर्नमेंट ने पारित किया, कि आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो सिर्फ लोगों के भर्ती के ऊपर यानी ज्वाइनिंग के ऊपर आप किसी तरह का जो है इनकम मार्केट में नहीं दे सकते, ओके। ज्वाइनिंग के ऊपर, लोगों की नई भर्ती के ऊपर आप कोई इनकम मार्केट में अगर बांट रहे हैं, इसका मतलब आप एक इलीगल काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। अभी आगे मैं इसको और विस्तार से क्लियर करूंगा, घबराइए मत आपको, ठीक है। आपकी आय उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से होनी चाहिए, आपको एक ही चीज के ऊपर इनकम देने का अधिकार है। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, अगर आपकी कंपनी के माध्यम से कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, कोई सर्विस मार्केट में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बस उसके ऊपर आप कमीशन या तो इनकम आप बांट सकते हैं, ना कि ज्वाइनिंग के ऊपर। इसको गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन कर दिया 2021 के रूल में। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपको लोगों से 1 रुपया फी भी नहीं लेना है, यानी कि आपको लोगों की एंट्री बिल्कुल निशुल्क रखनी है। जो भी आपके संस्था में आएंगे उनकी एंट्री आपको निशुल्क रखनी है, उसके नाम पे 1 रुपया मार्केट से इकट्ठा आप नहीं कर सकते। अब जब आपके थ्रू वो कोई प्रोडक्ट आपका यूज कर रहा है, उसकी सर्विस को यूज कर रहा है, तो उसके ऊपर आप जो मार्जिन कमा रहे हैं उस पर आप चाहे तो अपना एक इनकम बांट सकते हैं मार्केट में, इसको गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया। अब इसको और विस्तार से हम लोग आगे जानेंगे अपने सेकंड रूल के अंदर। सेकंड रूल हमारा क्या करता है, जो कि लगभग इसी से जुड़ा हुआ है, ओके। दूसरा नियम, the rule also forbid direct seller from engaging in pyramid and money circulation schemes, misleading not allowed on product selling, okay। यानी कि नियमों में प्रत्यक्ष विक्रेताओं को पिरामिड और धन संचालन योजनाओं में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में कोई पिरामिड स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपके लिए इलीगल है, आप इसको नहीं कर सकते, ओके। मिसलीडिंग नॉट अलाउड ऑन प्रोडक्ट्स, और ना ही आप प्रोडक्ट के बारे में किसी को ऐसी कोई जानकारी देकर अपने उपभोक्ताओं को आप मिसलीडिंग कर सकते हैं। उत्पादों की बिक्री में भ्रामक जानकारी देना भी प्रतिबंधित है। दोनों चीजों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे तरीके से बैन करके रखा हुआ है। अब इसको थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं कि ज्वाइनिंग और आपका पिरामिड स्कीम या फिर सेल्स के ऊपर इनकम, इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे मार्केट में जाके बता सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर हम लोग भी तो ज्वाइनिंग के ऊपर इनकम देते हैं, हम लोगों को मार्केट में ये जाके बताते हैं कि आपके नीचे 2 लोगों को ज्वाइनिंग होगी, अगर 1200 के पैकेज में तो 200 का आपको इनकम मिलेगा, फिर वो दो आगे 4 को ज्वाइन कराएंगे तो फिर आपको 400 का इनकम बनेगा, तो इसका मतलब तो हम लोग भी इलीगल काम कर रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा रुकिए, ठहरिए, आप अपने बिजनेस प्लान को ध्यान से देखे तो होंगे, कई बार उसको आपने पीडीएफ में देखा होगा, अपने शाम के जूम सेशन में देखते हैं तो सिंपल सी बात है, उस पीडीएफ फाइल में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग के ऊपर कंपनी इनकम दे रही है। अगर आप ध्यान दें तो हमारा इनकम बेस्ड है पॉइंट वैल्यू के ऊपर,
सेलिंग पॉइंट के ऊपर और बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर क्लियरली मेंशन किया गया है। अब आप किस तरह से मार्केट में जाके प्लान को समझा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट कर रहे हैं कि पिरामिड स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, ये आपके समझाने के तरीके पे डिपेंड करता है। ओके, मैं आपको क्लियर करता हूं यहाँ पे। ध्यान से देखिए, आप मार्केट में गए प्लान समझाने के लिए, आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया ऊपर में। ओके, आपने कहा कि आप यहाँ पे 600 की ज्वाइनिंग एक लगाइए, 600 का एक ज्वाइनिंग यहाँ पे हुआ, 600 का ज्वाइनिंग यहाँ पे एक हुआ, आपको 100 रुपए का इस पे इनकम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप पिरामिड स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। बहुत महीन सा एक अंतर है, इसको समझ गए तो फिर आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को प्लान जाके दे रहे हैं कि यहाँ एक 1200 की ज्वाइनिंग करवाइए, यहाँ एक 1200 की ज्वाइनिंग करवाइए, आपको 200 रुपए का इनकम मिलेगा। जहां आपने ये वर्ड लोगों को इस्तेमाल किया, लोगों को ये बताया कि आप 1200 रुपया दे के सिस्टम में ज्वाइन कर रहे हैं और किसी को करवा रहे हैं तो आपको इनकम जा रहा है, इट मींस आप पिरामिड स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं मार्केट में। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2021 के जो नियम बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग आपका इलीगल साबित हो चुका है। आप इस तरह डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। साफ साफ गवर्नमेंट ने कहा है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग के ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर आप पैसा नहीं बांट पाएंगे आप। ओके, तो ये आपका क्या किया आपने, इसमें आप लोगों को समझाया पिरामिड स्कीम। अब आप मार्केट में प्लान देने के लिए गए, आप यहाँ पे हैं। ओके, आप लोगों को प्लान दे रहे हैं कि आप अगर 1 पॉइंट वैल्यू का यहां से बिजनेस देते हैं, 1 पॉइंट वैल्यू का यहां से बिजनेस देते हैं तो आपको 100 रुपए का इनकम मिलेगा। यानी 1 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट कोई लेकर यहाँ पे ज्वाइन करता है, 1 पॉइंट वैल्यू का कोई प्रोडक्ट लेकर यहाँ ज्वाइन करता है तो फिर इसके ऊपर 100 रुपए का आपका इनकम मिलेगा। इस 1 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट लेने के लिए आपको जो है प्रोडक्ट का जो प्राइस है 599 आपको पे करना पड़ेगा। ये जो आपने लोगों को समझाया ये आप डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ और इस सेल के ऊपर जो कमीशन बना आपको 100 रुपए का कंपनी आपको दिया। ये आपने प्रमोट किया डायरेक्ट सेलिंग को। आ रही बात समझ में? ऐसे ही हमारा जो नया अभी प्लान है उसमें सेलिंग पॉइंट नाम का वहां पे सब जोड़ा गया है। अगर 3000 सेलिंग पॉइंट का प्रोडक्ट लेकर कोई लेफ्ट में ज्वाइनिंग करता है, 3000 सेलिंग पॉइंट का कोई प्रोडक्ट लेकर राइट में ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर 300 रुपया आपका मैचिंग इनकम जाएगा, 810 रुपया आपका रिवॉर्ड का इनकम जाएगा। ये आपका डायरेक्ट सेलिंग को आपने प्रमोट किया। ओके, ये बात पहले ही मैंने आपको बोला था एक बार किसी मीटिंग के अंदर, मुझे याद नहीं कितने पहले, कि हमारे पीडीएफ फाइल में ज्वाइनिंग अमाउंट के सामने में जो पॉइंट वैल्यू मेंशन किया गया है, चाहती कंपनी तो उसको मेंशन नहीं करती, सीधे सीधे रखती 599 की ज्वाइनिंग कराइए, दो दो आपको 100 रुपए का इनकम मिलेगा, 1199 की ज्वाइनिंग करवाइए आपको 200 रुपया इनकम मिलेगा। बगल में पॉइंट वैल्यू लिखने का मतलब क्या था? ओके, या जो अभी नया प्लान है उसमें सेलिंग पॉइंट नाम का वर्ड देने का जरूरत क्या था? सीधे कहती ना गोल्ड पैकेज, डायमंड पैकेज। ओके, 4,999 और 9,999 की ज्वाइनिंग करवाइए, इतना इनकम लीजिए हमारे यहाँ से। क्योंकि कंपनी को पता है कि ज्वाइनिंग के ऊपर कमीशन देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल नहीं रखा हुआ है अभी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टली आपको ये चीज मार्केट में जाके कभी नहीं समझाना ये इलीगल है। आप प्लान कैसे जाके दे रहे हैं उस पे साबित होगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट कर रहे हैं कुछ और प्रमोट कर रहे हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली मेंशन कर दिया। अब जरा सोचिए उन कंपनी वालों के बारे में जिनके पास प्रोडक्ट नाम का कोई चीज है ही नहीं, वो डायरेक्टली मार्केट में जाके सिर्फ ज्वाइनिंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं, कभी भी हथौड़ा उनके ऊपर गिर सकता है। जब तक नजर में नहीं आए हैं तब तक ठीक है, जिस नजर में आ गए उनको लपेट लिया जाएगा। ओके, क्योंकि एक समय तक छुप छुपा के बिजनेस होता है, जब बिजनेस थोड़ा बड़े पैमाने पे होता है, बहुत बड़ा पैसा आना शुरू होता है, कहीं ना कहीं से कंप्लेंट ठीक चल जाता है गवर्नमेंट के पास में, फिर ईडी एंट्री करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थाएं लगती हैं उसके पीछे और उसको बैन किया जाता है, उसको बंद किया जाता है, अकाउंट सीज किया जाता है। कई सारी कंपनियों को साथ में ऐसा हो चुका है और आगे भी होगा। इसको आप क्लियरली मान के चलिए, जो लोग बिना प्रोडक्ट को सामने रखे मार्केट में काम कर रहे हैं। सो आई होप ये अंतर आपको समझ में आ चुका होगा कि डायरेक्ट सेलिंग पिरामिड स्कीम के बीच में क्या अंतर है। तो बहुत महीन सा अंतर है, आपके समझाने के तरीके पे चीज डिपेंड करता है, राइट? सो इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके सबसे पहले तो क्लियर कर लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां प्रोडक्ट है जिस बिजनेस के अंदर, जिस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है, और जहां प्रोडक्ट नहीं है उसको ट्रैप माना गया है। ध्यान रखिएगा बात, वो ट्रैप है, वो बिजनेस है ही नहीं, वो एक तरह का जाल है। और हाँ, प्रोडक्ट कहने से ये भी नहीं कि आप कुछ भी जाके कूड़ा करकट मार्केट में बेच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। प्रोडक्ट के नाम पे मतलब ये है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट उपभोक्ताओं को देना है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, ओके, जिसको यूज करके लोगों को फायदा मिले, बेनिफिट मिले, और वो वैल्यू फॉर मनी का हो। ऐसा भी नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को बहुत हाई मार्जिन रख के मार्केट में बेचना चाहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। हो सके तो गवर्नमेंट आगे जाके शायद इस पे भी एक नियम ला दे कि कोई प्रोडक्ट का आपको जो प्राइसिंग है आपको इस मार्जिन के अंदर ही रखना, इसके ज्यादा नहीं कर सकते।
हालांकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ क्लियरली बोला नहीं है, लेकिन हो सके तो आगे आने वाले भविष्य में देखिए ये भी क्लियर हो जाएगा। कुछ कंपनियां 100 रुपए का प्रोडक्ट सीधे 10 गुना 20 गुना मार्जिन रख के मार्केट में बेच रही हैं, तो हो सकता है कि ये चीजें भी आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस प्रोडक्ट को, यानी मानिए पर्सनल केयर कोई प्रोडक्ट है, तो आप इस मार्जिन के बाहर जाके नहीं बेच पाएंगे, आपको इसके अंदर ही रखना है इसका प्राइसिंग को। या कोई हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, आपको इस मार्जिन के अंदर ही रखना है। जैसे आप लोग को ये पता होगा, बहुत सारे राज्य सरकारों के अंदर जो है, जो वहां पे प्राइवेट स्कूल चलते थे पहले, तो प्राइवेट स्कूल अपना मनमानी करते थे, मन चाहा पैसा लेते थे, स्कूल फीस के नाम पे, ड्रेस के नाम पर, कॉपी किताब के नाम पे, बुक्स के नाम पे, और भी कई सारी चीजों के नाम पे। तो राज्य सरकारों ने, चूंकि शिक्षा को लेकर अधिकार बनाना राज्य सरकार के अंडर में आता है, ओके, अगर आप शिक्षा डिपार्टमेंट में है तो राज्य सरकार वहां के स्कूलों को, वहां की शिक्षा को लेके कानून बनाएंगी। तो बहुत सारे राज्य सरकारों ने इस चीज के लिए, जब गार्जियंस का कंप्लेन आने लगा, तो वहां पे स्कूलों के लिए जो है एक नियम बना दिया कि आपको अपना स्कूल का फीस के अंदर ही रखना है। अननेसेसरी कोई डिमांड आप कर नहीं सकते, चाहे बुक्स के नाम पे हो, कॉपी के नाम पे हो, किसी भी चीज के नाम पे हो। तो कई सारे राज्यों के अंदर जो ये नियम बन चुका है अब, और वहां के जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं ना, अब मनमानी नहीं कर सकते उसको। पर एक समय पूरा लूट मचा हुआ था इसको लेकर, पूरा एक धंधा खोल के बैठ गए थे स्कूल के नाम पे। तो वो चीज है, तो हो सके आने वाले भविष्य में ये भी चीज हो जाए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि बदलाव हमेशा इसमें होने संभावित है पूरे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप क्लियर करके रखिए, प्रोडक्ट है तो बिजनेस है, प्रोडक्ट नहीं तो फिर वो ट्रैप है, सिंपल सी बात है, इसको शॉर्ट में आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट, each participants or distributor must be given 30 days cooling off period. No penalty can be imposed on the participants for this, and the participant can refund the product. प्रत्येक प्रतिभागी या वितरक को 30 दिनों का कूलिंग अवधि दी जाएगी। इस अवधि के लिए प्रतिभागियों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता और प्रतिभागी उत्पाद वापस कर सकते हैं। इस चीज को भी जान के रखना है आपको अच्छे तरीके से। कोई भी नया ज्वाइनिंग पर्सन जब आपके टीम में आता है, उसके पास गवर्नमेंट ने 30 दिन का समय दिया हुआ है। अगर 30 दिन के अंदर वो किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आपको क्लेम करके या कंपनी को क्लेम करके अपना पूरा पैसा वापस ले सकता है। उसका 1 रुपए भी काटने का कोई अधिकार कंपनी को नहीं है। इसको जान के रखिए आप लोग, ठीक है। अगर वो आपकी कंपनी में ज्वाइन करके खुश नहीं, अपना पैसा वापस लेना चाहता है, तो भी उसको पैसा आपको वापस देना है। अगर कोई भूल उसको समझाकर, कोई गलत बात बताकर, कोई लालच लोभ दे के उसको ज्वाइन कराया गया है, उसको पैसा वापस चाहिए, आप 30 दिन के अंदर उसको पैसा देने के लिए पूरा बाध्य हो। अगर नहीं, अगर वो एक बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन कर दिया, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है, आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट पूरे तरीके से सक्षम है, ध्यान रखिए। या कोई ऐसा आपने प्रोडक्ट दे दिया जो उसके काम का है ही नहीं, उसको यूज करके फायदा नहीं मिल रहा, वो 30 दिन के अंदर क्लेम करके अपना पूरा पैसा प्रोडक्ट का ले सकता है। अगर वो आधा बॉटल यूज करके भी आपको देगा, उसको पूरा पैसा आपको वापस देना है। गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है इस चीज को, तो ध्यान रखिए इस बात को। मार्केट में इसलिए बार बार कहा जाता है कि जाकर या तो प्लान के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी ऐसा गलत लोगों को ना समझा। अगर कोई सचेत इंसान आपसे भिड़ गया और कहीं ना कहीं उसको जानकारी चीजों के बारे में है, अगर नहीं है फिर तो वो इग्नोर कर देगा, चलो भाई गया गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसको जानकारी है ये चीज मेरे काम की नहीं है, फिर ये मुझे दी गई है, तो उसको पता है कि इसको लेकर कैसे मुझे एक्शन लेना है, कैसे स्टेप लेना है। इस जगह पे होगा क्या, इस जगह पे होगा ये, कंपनी तो उसका पैसा वापस कर देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कंपनी को लीगल तरीके से काम करना है। लेकिन अगर ये चीजें आनी शुरू हो गई मार्केट से, इससे कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है मार्केट में। मानिए कोई ज्वाइनिंग आज अगर आप लेकर आ रहे हैं 1200 रुपए की, तो आज रात को जैसे उसकी क्लोजिंग होती है, संग संग उसका इनकम पूरे जगह पे बढ़ जाता है। कहां कहां उसका इनकम बढ़ता है कंपनी को भी नहीं पता। अब वो प्रोडक्ट कर लेकर वापस आ गया किसी कारण से, या ज्वाइनिंग फीस उसने वापस मांग लिया अपनी, ठीक है, उसको तो 1200 वापस रिफंड कर दिया गया कंपनी की तरफ से, मान के चलिए ऐसा। लेकिन अब जो कमीशन उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या वो कंपनी को पता है कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? अब सोच के देखिए, ऐसे केसेस अगर किसी कंपनी के अंदर बहुत सारे मात्रा में आने शुरू हो गए, मानिए कोई एक टीम मार्केट में जाकर सीबीसी गलत प्रमोशन को कर रही है, गलत तरीके से प्लान को प्रमोट कर रही है, 500 लोग की ज्वाइनिंग हो गई। अब उसमें 5-10 लोग भी कंप्लेन कर रही है, देखा था कि सब लोग कंप्लेन करने के लिए वापस आ जाएंगे, और इतने लोगों को रिफंड देते रहते कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा, उसका कुछ आइडिया आप नहीं कर सकते। ये होगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, आप गवर्नमेंट के एक्शन के लिए तैयार रहिए फिर, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कहा हुआ है। ओके, तो ऐसा किसी भी कारण से वो अपना रिफंड ले सकता है जाकर, और इसका पूरा असर आता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ग्रोथ के ऊपर, कंपनी के बेनिफिट के ऊपर। इसको आपको समझ के रखना है। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए कभी भी मार्केट में जाके या तो अपने प्लान के बारे में हो, या अपने प्रोडक्ट के बारे में हो, या सर्विसेज के बारे में, किसी चीज के बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दें। जो फैक्ट है वही लोगों को बताएं, अगर आया तो वेलकम, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, उसके बाद नंबर 4 पॉइंट, ईच कंपनी मस्ट बी हैव एटलीस्ट वन फिजिकल ऑफिस इन इंडिया।
जी हाँ, फॉरेन कंपनीज मस्ट हैव आल्सो फॉलो दिस। इस चीज को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स में मेंशन करके रखा हुआ है। सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन काम नहीं चलेगा। ओके, प्रत्येक कंपनी को भारत में कम से कम एक भौतिक कार्यालय होना अनिवार्य है। विदेशी कंपनियों को भी इसका पालन करना होगा। जी हाँ, आपको एक फिजिकल ऑफिस भारत के किसी एक शहर के अंदर एक ही हो, लेकिन एक ऑफिस कम से कम आपको रखना है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने कहा है जहां जहां बिजनेस हो रहा है हर राज्य के अंदर अपने एक ऑफिस खोलिए, बिल्कुल नहीं। किसी भी एक जगह पे आपका एक फिजिकल ऑफिस होना अनिवार्य है। और जो विदेशी कंपनियां आकर भी प्रोडक्ट बेस के नाम पे काम कर रही है, किसी भी चीज के नाम पे, पहले तो किसी और नाम पे काम करी तो वो इलीगल है, ऐसे ही हो गया। अगर आप प्रोडक्ट बेस के नाम पे भी काम कर रहे हो तो आपका भी एक ऑफिस यहाँ पे इंडिया में होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ऑफिस विदेश में है, यहाँ हम काम करने के लिए आए हैं, यहाँ ऑफिस बना के क्या होगा। तो ऐसा नहीं, आपको बिजनेस हमारे देश में करना है ना, यहाँ आपको एक ऑफिस स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ओके, तो पहली बात तो जो भी ये कंपनी आके कहती है कि हमारा काम में ऑफिस का कोई मतलब ही नहीं है, हम तो ऑनलाइन पूरा बिजनेस प्रमोट करते हैं जी, ऑफिस क्या होगा, सारा सपोर्ट ऑनलाइन है, तो भैया अगर आपके पास नहीं है तो पहली बात तो यहीं से आपने अपने आप को इलीगल साबित कर दिया। आप ये लोगों को बता दीजिए वहां पे, ऐसे लोगों को सबसे पहली बात तो ये चीज पहले ही बता दी, जाके देख लो एक बार नियम क्या कहता है, नियम हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पहली ये चीज है। ओके, तो ये करना सारे कंपनियों के लिए अनिवार्य है। वैसे हमारे वेलनेस समिति बिजनेस का भी एक ऑफिस है हरियाणा के अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑफिस अभी छोटा है हमारा, इसलिए इसलिए वहां पे विजिट हम अभी नहीं कर पा रहे हैं जो भी है। तो मैं कमल कुमार सर से बिल्कुल कहना चाहूंगा, शायद मीटिंग को यहाँ पे सुन भी रहे होंगे, सर ऑफिस को थोड़ा सा बड़ा किया जाए, जैसे आपका दिल सर बड़ा है वैसे ऑफिस को भी थोड़ा बड़ा किया जाए, ताकि कभी भी अगर आपसे मिलने का मन करे सर, या कुछ लोगों को अगर आपसे मिलवाना हो तो वहां पे हम लोग फिजिकली विजिट कर सके, राइट। क्योंकि अभी आपसे मुलाकात बस हम लोग के 6 महीने में एक बार होती है मीटिंग के अंदर, या होगी आगे मीटिंग के अंदर ऐसी। ओके, सो कभी ऐसा हो तो सर मिल सके आपसे, तो ये अनिवार्य है करना दोस्तों, इसको भी मान के रखिए। आप चीजों को इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा आपको, राइट। उसके बाद नंबर 5, द कंपनी वुड हैव एन अपडेटेड वेबसाइट वेयर प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट प्राइस, कंपनी मैनेजमेंट एंड कंप्लेंट प्रोसीड्योर वुड बी रिपोर्टेड। ओके, कंपनी का एक अपडेट वेबसाइट होना चाहिए, ओके, जहां उत्पादों की जानकारी, उत्पाद की कीमतें, कंपनी प्रबंधन या मैनेजमेंट के बारे में जानकारी, और शिकायत की प्रक्रिया, यानी अगर किसी को प्रॉब्लम है आपकी कंपनी किसी चीज से तो वो जाके डायरेक्टली आपको शिकायत कर सके, इसकी इंफॉर्मेशन भी वहां पे होनी चाहिए, इसका एक कॉलम आपको अलग से वहां पे बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज भी रूल्स के अंदर बोला गया है साफ तरीके से। तो हमारी वेबसाइट के अंदर सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारी वेबसाइट में कंप्लेंट सेक्शन भी है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। जो ईमेल सेक्शन है हमारा ना, वो ईमेल सेक्शन में जाके आप उस ईमेल को लेकर आप कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है अपने मार्केट में काम करते हुए, आपके अपलाइन से, सीनियर से, किसी के माध्यम से भी आपके डाउनलाइन कुछ गलत कर रहा है, कुछ भी ऐसा, आप जाके कंपनी को डायरेक्टली वहां पे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। फिर कंपनी उस पर अपना आगे जो भी स्टेप होगा वो लेगी। ऐसा 2-3 कंप्लेन खुद मेरे पास में आया हुआ है, सर को पता होगा। जो मेरी टीम से कुछ लोग गलत कर रहे थे महाराष्ट्र टीम के अंदर, उन लोगों ने मेल किया वहां पे उनके टीम के डाउनलाइन के लोगों ने, और सीधे मेरे पास में खबर आया। फिर मैंने बात किया वहां पे, भाई चीजें हो रही हैं मार्केट में, देखिए ज्वाइनिंग फी लिया गया है लेकिन ज्वाइनिंग लगाया नहीं गया, प्रोडक्ट हाथों में पहुंचा नहीं है। ओके, तो ऐसा किया गया था, उन लोगों ने कंप्लेन किया, जागरूक लोग थे वो लोग, तो ये चीज लोगों को आप जाके बता सकते हैं। और ये नियम आपको फॉलो करना एक कंपनी के नाते बहुत ही जरूरी है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन आपको वेबसाइट में रखने पड़ेंगे। ओके, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ मेंशन करके दिया है अपने रूल में। उसके बाद नंबर 6, ईच डायरेक्ट सेलिंग entity shall maintain all such documents as required under any law for the time being in force। ओके, यानी प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सभी आवश्यक दस्तावेज बनाए रखने होंगे जो उस समय नियम लागू होने तक कानून के तहत आवश्यक हो। यानी आज जब ये 2021 में नियम लागू हुआ तो उस समय के हिसाब से जो जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो आपको लेके ही मार्केट में काम करना पड़ेगा। अगर आगे कुछ नियमों में बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है उस समय के दौरान अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है बनवाना, आपको लेना पड़ेगा फिर उसको, क्योंकि इस चीजों में हमेशा बदलाव होता रहता है। 5 साल 10 साल में नियम एक जैसे नहीं रहते, इसमें समय समय पे जहां लूफल रह जाता है, जहां पे कुछ कमियां रह जाती है, गवर्नमेंट बदलाव करती रहती है। तो आज के डेट में आज के आवश्यक चीजों के अनुसार से कानूनी तौर पे जो दस्तावेज आपके पास में चाहिए वो आपको लेके मार्केट में काम करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है मार्केट में काम करना। ओके, और कई सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे निकाल के लाया हूँ। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख भी सकते हैं। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे वेलनेस समिति के साथ में है, जिसको प्लान में हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, जैसे सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, इसका सर्टिफिकेट, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर,
टैक्स एंड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी टैन नंबर भी आपका होना चाहिए, जीएसटी आपका होना चाहिए, ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, आप प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न आप फिलअप कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए, जीएसटी आपने गवर्नमेंट को पे किया उसका रिटर्न आपके पास में होना चाहिए, ओके। ये सारी चीजें, कई सारी कंपनियों को इन्हीं दो चक्करों में पकड़ा गया है, एक तो इनकम टैक्स पे ना करने के लिए, दूसरा जीएसटी पे ना करने के लिए। ज्यादातर कंपनियों के अंदर, आप जितने कंपनियों पे गवर्नमेंट का छापा पड़ा है ना, आप 99% केस में देखिए, या तो इनकम टैक्स वो पे नहीं कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, या तो जीएसटी पे नहीं कर रहे थे, इसी के चक्कर में पकड़े गए हैं वो, ठीक है। इसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, ओके। बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, ये होना चाहिए। अब ये कंपनी के पास में भी है, लेकिन कोई कंपनी इसको ओपन नहीं करती, इसको ध्यान के रखिए। अब आप कहेंगे सर बैलेंस शीट कंपनी ने दिखाया नहीं, ऑडिट रिपोर्ट दिखाया नहीं, कोई कंपनी नहीं दिखाती इसको, ठीक है, लेकिन इसको मेंटेन करना होता है कंपनी को। ये तमाम चीजें आपके पास में होना चाहिए। लाइसेंस इशूड अंडर द फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी फसाई का लाइसेंस, ये आपके पास में होना चाहिए। अगर आप फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में ऐसे किसी प्रोडक्ट को लेकर काम करें जिसको लोग इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो आपके पास फसाई का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीजें आपको लेके मार्केट के अंदर फिर काम करना होगा। अभी सोचिए, जो कंपनी इतने आसानी तरीके से कहती है कि नहीं ऐसा कोई भी चीज नहीं है, हम जो प्रोडक्ट लेकर काम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा चीज डिमांड नहीं किया गया, झूठ कहती हूँ। ये सारा चीज लेकर आपको मार्केट में काम करने को उतरना पड़ेगा, अदरवाइज आप लीगल तरीके से काम करने के लिए सक्षम है ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो फॉलो करनी है कंपनी वालों को। नेक्स्ट, नंबर 7th पॉइंट, ईच डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड आईडी कार्ड after becoming KYC. The distributor has to carry this ID card with him while meeting the customer. प्रत्येक वितरक को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उचित दस्तावेज और पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे, ओके। वितरक को ग्राहक से मिलते समय यह पहचान पत्र अपने साथ रखना होगा, यानी कि कंपनी को यह बोला गया है कि जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर उनकी केवाईसी प्रक्रिया को आपको पूरा करना है और उनका रिकॉर्ड आपके पास में रखना होगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ में काम करना है इसका हिसाब आपके पास में होना चाहिए, ताकि कभी अगर वो कुछ गलत एक्टिविटी करे तो आपकी पहचान, आपके पास उसकी पहचान हो और आप उस पर एक्शन लेने के लिए बाध्य हो, ओके। ये आपको करना है और उसको एक आईडी कार्ड अपनी कंपनी का इशू करना है, उसको आईडी कार्ड एक बना के दीजिए। और ये भी कहा गया है कि जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी सामने वाले कस्टमर से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी का और किसी से आप बिजनेस प्लान को लेकर मिलने के लिए जा रहे हैं, साथ में उस आईडी कार्ड को कैरी करिए, ताकि पता चल सके आप किस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, किस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, ओके। तो ये भी नियमों में कहा गया है। तो कई लोग नहीं करते इसको मैंडेटरी नहीं मानते, तो मैं कहूंगा कि इसको अगर आप फॉलो करेंगे ये बहुत अच्छा होगा। एक तो ये काफी प्रोफेशनल लगता है, पहली बात, कि आप एक आईडी कार्ड लेके जा रहे हैं कंपनी का अपना। दूसरा, ये नियमतः बिल्कुल सही है। तो दोनों तरीके से ये बिल्कुल सही अप्रोच होगा। अगर जो लोग इसको फॉलो नहीं करते, इसको कैजुअली लेते हैं, मैं भी नहीं करता, ओके, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अब इस चीज को पढ़ने के बाद मैं समझ गया हूं, तो मैं जल्दी से जल्दी अपना आईडी कार्ड को बनाऊंगा और इसको मैं अपने साथ में कैरी करना प्रयास करूंगा, ओके। तो ये नियम मुझे भी नहीं पता था, मुझे स्टडी करते हुए कई सारी बातें मुझे भी पता चली, जब इसको लेकर डीपली में स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला ये बात कि ये भी एक नियम के तहत इन चीजों को जोड़ा गया है, राइट। उसके बाद नंबर 8, if a distributor try to sell a defected or a expiry product or claim any false commitment, then company has to take legal action to them. It is important for the company to have a record of all distributors. देखिए फिर से वही पॉइंट यहाँ पे निकल के आ गया। यदि कोई वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर दोषपूर्ण या समाप्त हो चुके उत्पाद को बेचने का प्रयास करता है, किसी प्रकार की झूठी प्रतिबद्धता का दावा करता है, तो कंपनी को उसके उचित कार्रवाई करनी होगी। कंपनी उस पर उचित कार्रवाई करे, ये गवर्नमेंट खुद कह रही है कंपनी को। कंपनी के लिए सभी वितरकों का रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है। अगर आप जाके प्रोडक्ट के बारे में कोई भूल भाल बात मार्केट में बता रहे हैं, प्लान के बारे में अगर बता रहे हैं, लोगों को आपको एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ओके, सो इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं अगर, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कंपनी की छवि को खराब कर रहे हैं, सीधी सी बात है। इससे जो भी दुष्परिणाम निकलेगा उससे आपकी छवि खराब होगी, कंपनी का भी बहुत बड़ा एक छवि खराब होगा, ओके। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। आपको एक एरिया के अंदर कुछ सीमित लोग जानते हैं, बट कंपनी को पूरा बिजनेस करना है भारत के अंदर, कंपनी का पूरे भारत में पहचान है, तो ज्यादा छवि से कंपनी खराब होगी। इसलिए कंपनी को साफ साफ ये निर्देश दिया गया कि अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा करते हुए अभी कंपनी पकड़ा गया तो आप उस पर एक्शन लीजिए,
ओके, आप उस पर एक्शन लेने के लिए पूरे सक्षम है, आपको लेना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी नहीं ले रहा है, बार बार कंप्लेन आएगा, फिर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एक्शन लेगी। सीधी सी बात है, आपने इसको इग्नोर किया, इन चीजों को आप ध्यान नहीं रखते हैं। और आपको प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर का अपने पास में रिकॉर्ड रखना होगा। इसीलिए कंपनियां केवाईसी लेती हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर केवाईसी क्यों फिलअप किया जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी क्यों लेती है? इसीलिए लिया जाता है ताकि आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन कंपनी के पास में रहे, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर आपने केवाईसी नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि कंपनी में अभी आप एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर पूरे तरीके से बने ही नहीं है। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि जॉइनिंग अमाउंट हमने दे दिया, हम कंपनी के सदस्य बन गए, नहीं। इसलिए बार बार कहा जाता है केवाईसी करना मैंडेटरी है। बिना केवाईसी कंपनी कोई सर्विस आपको देती ही नहीं है। क्यों ये नियम लगाया गया, आप सोच के देखिए एक बार, ये नियम क्यों लगाया गया? ये भी तो होता है, अकाउंट नंबर फिलअप करिए, आईएफएससी कोड फिलअप कर दीजिए, आपका हो गया, अब आप इनकम लीजिए हमसे, बाद में बाकी चीजों को फिलअप करिएगा। लेकिन नहीं, हर चीज करना मैंडेटरी है। आपका आधार जब तक नहीं आएगा, पैन नंबर नहीं आएगा, कंपनी पूरा केवाईसी आपका अप्रूव नहीं करेगा, ना ही आप इनकम करने के सक्षम बनेगा, आपको इनकम मिलेगा ही नहीं। और तभी लोग करते हैं कहीं ना कहीं मजबूरी में पड़ के। तो ये नियम इसीलिए बनाए गए, इसीलिए किए गए। उसके बाद नंबर 9, एनी डिस्ट्रीब्यूटर कांट गिव प्रोस्पेक्टस टू कस्टमर विदाउट परमिशन ऑफ कंपनी। दे कैन गिव द प्रोस्पेक्टस दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कंपनी। ओके, कोई भी वितरक कंपनी की अनुमति के बिना ग्राहकों को प्रोस्पेक्टस नहीं दे सकता, वे केवल कंपनी द्वारा अनुमानित प्रोस्पेक्ट दे सकते हैं। ये भी नियम में कहा गया साफ साफ। आप खुद का एक प्रोस्पेक्टस बना दिए, किताब एक बना दी, उसको मार्केट में बांटना शुरू किए, ये नियमतः गलत है। क्योंकि आप उसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये नहीं पता। कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने बिजनेस प्लान को मार्केट में समझाने के लिए कई तरह के फॉल्स कमिटमेंट करते हैं। एकदम इनकम को ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि मतलब पूछिए मत। 600 रुपए की ज्वाइनिंग, 600 करोड़ का इनकम, क्या ये सही है? आप सोच के देखिए, ये एक भ्रामक प्रचार है ना? इस तरह की चीजें मतलब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप लोगों को आप अपने ट्रैप में फंसाने का प्रयास करें, बस 600 लगा दो, 600 करोड़ कमा लो, क्या ये सही है? ऐसा है हमारे प्लान के अंदर? उसका एक प्रोसेस है ना यार, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा। सिर्फ ये इतना कटिंग आप लगा के, इसका मतलब आप एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं मार्केट में, और ये सरासर गलत है। मार्केट के अंदर एज ए प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये पूरे तरीके से गलत है। इस तरह से काम करने का अप्रोच एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं होता। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ओके, इसीलिए बात यहाँ पे कहा गया कि ऐसी कोई भी चीजें आप मार्केट के अंदर प्रमोट मत करिए। और ऐसा कोई भी अगर प्रोस्पेक्टस आप दे रहे हैं जो कि कंपनी के द्वारा पारित नहीं किया गया, तो ये गलत है। कंपनी ऑफिशियली जो आपको पारित करके दिए, अब उस प्रोस्पेक्टस को देखिए, कंपनी उसमें वही चीज मेंशन करेगी जो एक्चुअली कंपनी के अंदर है, और लोगों के हाथों में वही इंफॉर्मेशन जाएगा, लोग उसी को पढ़ेंगे, उसी को सच मानेंगे। तो कभी अगर आपका प्रोस्पेक्टस ले कोई पहुंच गया अगर कंप्लेन करने के लिए, तो आपका जो होगा सो होगा, कंपनी के ऊपर भी एक्शन फिर आ सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको, राइट? उसके बाद नंबर 10, नो पर्सन शैल बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग who is convicted person or bankrupt or person of unsound mind before joining must be checked by the sponsor। ओके, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी भी ऐसे व्यक्ति को संलग्न नहीं करना है जो दोषी ठहराया गया हो, दिवालिया घोषित हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। शामिल होने से पहले प्रायोजक द्वारा यानी कि स्पॉन्सर द्वारा उसकी जांच होनी चाहिए, है ना? तो जिसको तिसको लेके बिजनेस में मत आइए आप लोग। गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कन्विक्टेड है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था या तो है, उन लोगों को अपने बिजनेस से दूर रखिए। वो लोग डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकते। ये एक पाक साफ बिजनेस है, तो इसमें पाक साफ लोगों को लेकर ही आपको आना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो दिवालिया घोषित हो चुका हो, जो पूरे तरीके से दिवालिया घोषित है, डूब चुका है, तो ऐसा इंसान ईमानदारी से कभी काम कर ही नहीं सकता। वो फ्रॉड करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है, ठीक है? या जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, दिमाग उतना मेच्योर नहीं है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसको शॉर्ट में पागल भी कहते हैं लोग, जो भी कहिए, ठीक है? ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से जो अस्वस्थ है, ओके, उन सारे लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है? तो जिसको जिसको सिस्टम में लेके नहीं आ सकते, उसका भी कंपनी ने एक पैरामीटर बना दिया है, तो ये काम ना करें आप लोग, ठीक है? इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है। तो ये 10 ऐसे जरूरी नियम थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो आपको ध्यान में रखना है एज ए डायरेक्ट सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी अपने लेवल पे इन सारे बातों का ध्यान रख के काम कर रही है। आप अगर कंपनी का हिस्सा है तो ये चीजें आप पे ही पारित होती हैं। आप मार्केट में वही प्रमोट करिए जो नियमतः सही है। आपको उस चीजों को लोगों को जाके बताना है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर यहाँ पे फाइनली आपसे बात करूंगा। जिस मुद्दे पे चर्चा, इसको मैंने इस रूल से अलग रखा हुआ है क्योंकि इस पे अक्सर मार्केट में चर्चा होती है वेलनेस समिति को प्रमोट करते हुए, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा, इसको मैंने अलग रखा है। इस पर थोड़ा विस्तार से मैं आपसे बात करना चाहता था,
ठीक है, क्योंकि ये चीज अभी कंपनी के पास में हमारे नहीं है, और इस पे लोग आपको घेरने का प्रयास करते हैं। कुछ दूसरी कंपनी के लोग जो बड़े बड़े कंपनियों में कुछ काम करते हैं ना, आपको इसमें लपेटने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग फंस भी जाते हैं इसमें, जवाब दे नहीं पाते वहां पे। इसलिए मैंने इसको नियम से अलग निकाल के रखा, ताकि कुछ विस्तार से इस पे मैं आपसे बात कर सकूं। वो पॉइंट क्या है, इज सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग नेसेसरी और नॉट, ये एक मुद्दा हमारे बीच में आके खड़ा होता है। ओके, कि क्या कंपनी के पास में, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग होगा तभी वो मार्केट में काम कर पाए? गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा है क्या इसके ऊपर? क्या ऐसा कोई रूल है मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को खुद का मैन्युफैक्चरिंग रखना पड़ेगा? ओके, कुछ लोग कहते हैं कुछ होना चाहिए, मतलब कम से कम 30% 40% प्रोडक्ट मार्केट मैन्युफैक्चरिंग खुद का होना चाहिए, बाकी नहीं रहेगा तो भी चले। कई तरह की बातें आती है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, जहां तक मैंने स्टडी किया, इफ आई एम रॉन्ग देन आप मुझे कर सकते हैं इस पे, करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं स्टडी किया हूं, मैंने स्टडी किया है, गवर्नमेंट ने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया इस तरह की कोई बात कि आपको खुद का मैन्युफैक्चरिंग लेके ही मार्केट में काम करना पड़ेगा, या 30% 40% प्रोडक्ट खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, बाकी नहीं भी है तो भी चलेगा। ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा स्टडी करते हुए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या लीगल कंप्लाइंस को इग्नोर करने का ऑप्शन मिलता है। इस चीज को जरूर गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे या लीगल कंप्लाइंस को आप इग्नोर करेंगे। यानी कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को लेकर काम करें जहां पे कुछ लीगल पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेकर काम करते हैं, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ओके, भले आयुर्वेदिक है लेकिन है मेडिसिन। कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट को लेकर भी हम काम, जैसे मसाले वगैरह, उसको लेकर भी काम करते हैं। ओके, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट को लेकर भी काम करते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी साइड इफेक्ट देते हैं बॉडी में। अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहे हैं ना, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है। ओके, अगर उन चीजों को ध्यान में रखकर आप काम कर रहे हैं फिर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग और क्वालिटी एश्योरेंस पर फुल कंट्रोल रखना जरूरी है। ओके, चाहे उनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या ना हो, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट की सोर्सिंग, यानी जहां से प्रोडक्ट आप बनवा के लेकर आ रहे हैं, उस यूनिट के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होना चाहिए, और क्वालिटी एश्योरेंस आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट जाए। पैसा आप लेते हो कहीं ना कहीं मार्केट में पूरा एकदम सही तरीके से, लेकिन उसके बदले में क्वालिटी आपका जो है 10% भी उस तरह का नहीं मिलता, कई सारी कंपनियां करती हैं, ये नहीं चलेगा, इटा चोलबे ना। राइट, गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कहा हुआ है। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं, थोड़ा विस्तार से इसको स्टडी करते हैं, इस पॉइंट को अच्छे से। राइट, सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने प्रोडक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से सोर्स करने की परमिशन है। ओके, ताकि कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी मिले और अपने बिजनेस को इफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। ओके, इसका कारण भी आप गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि क्यों इसको मैंडेटरी नहीं रखा गया है, कि इसको मैंडेटरी क्यों नहीं किया गया, ताकि कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी मिले, कंपनी एकदम आराम से काम कर सके, फ्रीली काम कर सके, और अपने बिजनेस को इफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। ओके, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी नहीं रखा है कि आपको ये होना ही चाहिए आपके पास में। ओके, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मेन फोकस प्रोडक्ट सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग इस पर होता है, बट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मेन बिजनेस तो ये है। ओके, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगी तो अपने कोर बिजनेस एक्टिविटी से डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। यानी जो अपना कोर एक्टिविटी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, कि हम ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आएंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसका प्रमोशन कैसे करना है, ओके, इन सारे बातों पे इससे ध्यान भटक सकता है कंपनियों का, क्योंकि उनका इस पे एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। एक डायरेक्ट इंडस्ट्री को चलाना, इन सारी चीजों को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा हेडेक है, और उस पे अगर मैन्युफैक्चरिंग का एक इतना बड़ा हेडेक उसके ऊपर आएगा, तो फिर कहीं ना कहीं उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए इन दोनों बातों को अलग अलग रखा गया। ओके, इसीलिए थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट लेना एक प्रैक्टिकल अप्रोच माना गया है, इसलिए आप इस चीजों को कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, आपको ये हेडेक नहीं लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप किसी अपना प्रोडक्ट यूनिट को पकड़िए, उससे प्रोडक्ट अपना सोर्सिंग करिए, आप काम करिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने साफ साफ कुछ यहाँ पे नियम बना के दिए हुए हैं, जिसको लेकर मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, कि जिस यूनिट से, अगर वो थर्ड पार्टी यूनिट भी है, वहां से प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं, तो उसमें भी कुछ चीजों को आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कुछ भी यूनिट आप पकड़ लिए, मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड यूनिट भी चल रहे हैं, जिनका काम होता है आपको पैसा लेकर प्रोडक्ट बना के देगा, लेकिन उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है उन प्रोडक्ट्स को तैयार करने का, उनको बनाने का। तो ऐसा काम अगर कर रहे हैं तो भी आपका गलत है। तो इन चीजों के ऊपर भी कुछ नियम जो है गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। पहला, प्रोडक्ट हाई क्वालिटी और लीगल कंप्लायंस के अनुसार होना चाहिए। आपको वही प्रोडक्ट मार्केट में बनाना है जिसकी क्वालिटी आपकी सही हो, और लीगल टर्म्स एंड कंडीशन को उसमें आपको फुलफिल करना है।
लीगल टर्म्स एंड कंडीशन को आपको फुलफिल करके काम करना है। लीगल कंडीशन क्या है अभी आगे इसमें मैं चर्चा करूंगा। यूनिट के पास भी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, खास करके तब जब ऐसे किसी प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहे हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, लोगों के बॉडी के ऊपर एक रिस्क क्रिएट करता है। उसको इस्तेमाल करना लोगों के लिए रिस्की भी हो सकता है। अगर ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आप काम कर रहे हैं ना, तो फिर तो आपको लीगल कंडीशन को फॉलो करके ही आपको प्रोडक्ट को मार्केट में लाना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा ये बात, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कंपनी को अपने सप्लायर को बहुत सावधानी से चुनना होगा और उनके पास जरूरी सर्टिफिकेशन होने चाहिए। गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कहा है कि आप जिस सप्लायर को चुन रहे हैं उनके पास कुछ सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है, जैसे कि ISO, ओके, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या GMP, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इत्यादि। इस तरह के सर्टिफिकेशन सबसे पहले उनके पास में होना अनिवार्य है। आप अपना कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उठाना, उसके रैपर पे जाके आप चेक करना, करीब 5-6 आपको वहां पे जो है लोगो आपको दिखेगा। थोड़ा उसको जूम करके देखने का प्रयास करिएगा, ये सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई देंगी। ISO का भी है, GMP का भी, ये हर प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी कई सारी चीजें उसमें, वो आगे मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो ये होना चाहिए। ओके, अगर किसी यूनिट के पास में नहीं है, आप उससे प्रोडक्ट बनवा के अगर मार्केट में ला रहे हो, इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते, ये इलीगल है फिर, ठीक है। नंबर थर्ड, अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स हेल्थ या लोगों की सेफ्टी से जुड़े हुए हो तो फिर FDA अप्रूवल, HACCP एंड अदर रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। अगर लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है या लोगों की सेफ्टी जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है तो फिर ये सर्टिफिकेशन भी आपके पास में होना चाहिए। ओके, FDA का अप्रूवल हो उस यूनिट के पास में, HACCP। अब ये क्या है, ये जाके आप गूगल करके चेक करिए, टास्क में आपको दे रहा हूं, थोड़ा आप भी एफर्ट लगाइए, थोड़ा आप भी मेहनत करिए। ये है क्या और इसका काम क्या होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म चेक करिए और ये क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्या कंट्रोल किया जाता है, इसका काम क्या होता है, किन चीजों को देखना मार्केट में, ये आप करिए, ठीक है। लेकिन ये है, और हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर जो हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं आपको ये सर्टिफिकेशन आपका दिखाई देगा, उसको लोगो आपको दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। एंड अदर रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन, ये यूनिट को रखना पड़ेगा और उसके बाद उसको अपना मेंशन करना पड़ेगा इन चीजों को। आप उन प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट में काम करिए, वहां से लेकर, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो ये यूनिट के पास में होना अनिवार्य है। फोर्थ, प्रोडक्ट पर क्लियर लेबलिंग देना जरूरी है। कुछ कुछ बातों को प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबलिंग लगाया जाता है ना, जो रैपर लगाया जाता है, उसमें क्लियर आपको मेंशन करना पड़ेगा, हर कंज्यूमर उसको पढ़ सके। आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला हर कोई उसकी जानकारी उसके पास में हो, जिसमें इंग्रेडिएंट्स आपने क्या डाला है उसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, यूजेस इंस्ट्रक्शन, कैसे उसको यूज करना है, एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो और किस किस बातों का ध्यान रखना है, इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इनको मेंशन करना पड़ेगा आपको रैपर के अंदर क्लियरली, ताकि हर कंज्यूमर उसको साफ साफ पढ़ सके और उसके अकॉर्डिंग अपना उसको फॉलो कर सके। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अपने रैपर पे जाके चेक करिए चीजें है कि नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा, मेरी मीटिंग खत्म होने पे जाके चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रखी हुई है कंपनी ने, राइट। उसके बाद नंबर फिफ्थ, प्रोडक्ट कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए और उसमें सारी बातें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट हो जो कंज्यूमर फ्रेंडली हो, हर कोई उसको इस्तेमाल कर सके अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, और जो भी उसमें बातें होंगी आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से, यानी क्लियरली, कुछ छुपा छुपा के नहीं रखना है उसमें, ठीक है। सारी बातें क्लियरली लोगों को बतानी है उसके बारे में। डिफेक्टिव प्रोडक्ट या रिफंड या रिप्लेसमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर किसी के पास कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंच गया या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक्सपायरी है, गलती से चला गया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और उसको रिफंड करना चाहता है या किसी कारण से प्रोडक्ट यूज करके वो सेटिस्फाई नहीं है, पहले ही मैंने बता दिया, उसमें आपको रिफंड या रिप्लेसमेंट की आपको व्यवस्था रखनी पड़ेगी। कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग का एथिकल रखना होगा। यानी जो कंपनी है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने माध्यम से, अपने तरीके से, तो उसको इथिकल तरीके से करना है, यानी जो सच्चाई है वही बताना है मार्केट में आपको। कभी भी ऐसा कोई क्लेम मत करिए जिसमें कि आपको लोगों को भूल समझाना पड़े। मिसलीडिंग क्लेम्स या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं करना है अपने प्रोडक्ट को लेकर। अगर ऐसा करते हैं तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाना अनिवार्य है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रख के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस पे आपको छूट दे दिया है पूरा कि अपने मनमानी करिए इस पे। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन पे जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया आपको पूरे तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा। सो इस सेशन को सुनने के बाद मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जो भी ऐसे साथी आपके
इस नियमों के बाहर आपको लगता है कि जाकर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उठाइए और जाके उनको चिपकाइए।